आज देखेंगे हम इस वीडियो में अशु सहायक अवसर निरीक्षक पीटी 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था, हम उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, जिसमें से हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि क्या है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्या है, 1 मिनट देखिएगा क्या। तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंध रखते हैं या थे। तो याद रखिएगा, यह जो रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के से संबंधित रखते हैं। अगर पूछेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो हैं किस वंश के हैं, तो खिलजी वंश के हैं। किस वंश के हैं, तो खिलजी वंश के हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे खिलजी वंश के संस्थापक कौन हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक देखते हैं, आपको दिख रहा होगा इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हत्या 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे लोदी वंश के संस्थापक कौन हैं, तो ये लोदी वंश के जो संस्थापक कौन हैं, तो याद रखिएगा बहलोल लोदी हैं। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो देखिएगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, आप जानते होंगे निरंजना नदी निकट के किनारे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक दिया है राजगिरी, या प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी पड़ते थे। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पड़ते थे, तो राजगिरी। और सारनाथ में भगवान बुद्ध जो थे प्रथम उपदेश दिए थे। और सारनाथ अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो ऋषिपत्तनम दिया रहता है। ऋषिपत्तनम, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगर पूछेंगे भगवान बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का नाम किससे संबंध है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, यह जो है काकोरी षड्यंत्र केस से है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेंगे काकोरी डकैत षड्यंत्र यह कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो ओमेगा 3 वर्ग है किसका है। ओमेगा 3 किसका वर्ग है। तो याद रखिएगा ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल का वर्ग है। वसीय अम्ल का वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी होगा। रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा क्या है, तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा वह जो है
मुख गुहिका से होता है, मुख गुहिका से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रतिक्रिया रूप है। टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रतिक्रिया रूप है। लेकिन पूछेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन ही एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम ही पाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां, क्या तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस नामक रोग होता है, तो आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो देखिएगा विटामिन डी किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आज देखिएगा यह जो है सूखा रोग भी जो होता है, सूखा रोग जो भी होता है विटामिन डी की कमी से ही होता है। हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों को मुड़ना विटामिन डी की कमी से ही होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या, तो स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्थिति विज्ञान जो है किससे संबंध रखता है, तो यह जो होगा आंकड़ों का अध्ययन। आंकड़ों का अध्ययन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है स्थिति विज्ञान किससे संबंधित रखता है, तो आंकड़ों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या है, तो किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है। क्या बोले हैं, हरित लवक जो है एक प्रकार का क्या होता है, तो कोशिकांग होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है, तो निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन से व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप जानते ही होंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जो थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर पूछेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो लंदन में संपन्न हुआ। कहाँ, तो लंदन में। अगर पूछेंगे लंदन की राजधानी कहाँ है, लंदन की राजधानी कहाँ है, तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 12 इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या, तो हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाशित किया गया था या प्रकाश में लाए गए थे, तो याद रखिएगा यह जो क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या तो है एंड्रयू फेजर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे हम्पी जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो हम्पी जो है
तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। अगर पूछेंगे विजयनगर की स्थापना कब हुआ है, तो 1336 में, 1336 में विजयनगर की स्थापना हुआ था। हरिहर और बोक्का ने, हरिहर और बोक्का ने दोनों भाई मिल के ने किया था। किसके आशीर्वाद थे, तो इसके गुरु थे विद्यारण। विद्यारण के आशीर्वाद से अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, बहमनी ही, विजयनगर नहीं बोले हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अगर पूछेंगे तो 1347 बोलिएगा, 1347। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 100 ही हमें पूरा क्वेश्चन करवाना है। जहाँ से जितना भी डिटेल बनता है हम वहाँ से उतना करवाते चलते हैं, ताकि आपको यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का जो है सबसे मुख्य भाग क्या है, तो ग्राम सभा है। क्या, तो ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो भारत में नए राजनीतिक दल, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, अनुमति कौन देता है, तो याद रखिएगा यह चुनाव आयोग देता है, चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, 324 में है, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। रामनाथ कोविंद जो थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो कहाँ के गवर्नर थे, तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या देता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार के थे। कहाँ, तो बिहार के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद जो थे 20 जुलाई, क्या बोले हैं, 20 जुलाई 2017 से 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इनका जन्म, रामनाथ कोविंद का जो जन्म हुआ था 1 अक्टूबर, क्या बोले हैं, 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह बिहार का राज्यपाल था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद बिहार का राज्यपाल था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या है, तो भारतीय संविधान के 44वें संविधान, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए लाया गया है, किनके लिए लाया गया है। तो याद रखिएगा यह जो है नागरिकों के लिए लाया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था, तो याद रखिएगा वह चुना जो गया था वेंकैया नायडू को। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो हैं, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं, 5 रिट जारी करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें से आपको 4 रिट दिख रहा होगा। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार
परीक्षा लेख उत्प्रेषण है, क्या तो उत्प्रेषण है। एक है अध्यादेश, क्या है तो अध्यादेश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्या तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है तो, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या कर सकता है? तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिएगा वह किस तरह नागरिकता खो सकता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो ये बात भी सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण प्राप्त करता है, तो ये भी सही है, तो भारत की नागरिकता त्याग भी सकता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो क्या तो सरकार की आलोचना करता है, तो ये जो है 1 और 2 है। 1 और 2 देखिएगा इसमें क्या क्या देता है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्या तो नरसिंह कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिंह कमेटी जो है किस सुधारों से संबंध रखते हैं? तो देखिएगा यह किस सुधार से संबंध रखते हैं? तो देखिएगा 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग संरचना सुधार से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? विकास से संबंधित ही। तो 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या है तो भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत की राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग को समाप्त करके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, क्या तो तालचर कोयले की खान कहाँ है? तालचर कोयले की खान कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में तालचर कोयले की खान, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है तो देखिएगा नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो है कालीकट कहलाता है। क्या? तो कालीकट कहलाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उस समय यह नगर कोझिकोड जो था एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगता है? कौन सी राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह जो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो मेघालय जो है भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है और मेघालय नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, किस कारण से दिन और रात होती है? किस कारण से दिन और रात होती हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी हैं? तो याद रखिएगा यह जो है बाजरा है। क्या? तो बाजरा है। क्या बोले हैं? बाजरा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तो नासा के मानव रहित यान, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। क्या है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्या तो इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, यह जो है मस्तिष्क के उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये भी पूछ सकता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम किसे संबंधित रखता है? तो मस्तिष्क से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? शरीर का जो है तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, सही कथन को हमें चुनना होगा। तो देखिएगा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या होगा? तो देखिएगा 34, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिएगा। क्या है? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस में का फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो फ़ारेनहाइट बराबर हम फार्मूला बता देते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एफ बराबर 9/5C होता है। क्या बोले हैं? एफ बराबर 9/5C होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इस तरह बैठा सकते हैं, 5C प्लस 32 होता है, फार्मूला है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। तो 9 प्लस C, तो C कितना दिया हुए हैं? तो 40 है। कितना? तो 40 कर दीजिए। आप प्लस कितना? तो 32 है, तो 32 कर दीजिए। तो आप यहाँ से काट दीजिएगा, 8 पचे 40, 9 ठी 72, 72 मल्टीप्लाई 32 कर दीजिएगा तो 104 चले आते हैं। आप इसे ध्यान से ये फार्मूला उतार लीजिएगा। फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला क्या बताएं? 9/5C प्लस 32। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो इसका जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक मिनट विद्युत शक्ति यहाँ पूछेंगे, हमको लगा है विद्युत है। देखिएगा, विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है ऑप्शन नंबर डी वाट होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ गलती से बोल दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या? तो विद्युत मोटर में होते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, विद्युत धारा निम्न में से किसके उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए मीटर से। क्या बोले हैं? ए मीटर से। ये प्रश्न जो है 2018 में भी दिया है, 2019 में भी दिया है, 2008 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है। ये सभी प्रश्न जो हैं बिहार दरोगा में ही पूछा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे विद्युत धारा मापी जाती है तो ए मीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो ए मीटर से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा आगे जो क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो क्या है? तो देखिएगा, थोड़ा सा मुँह पर करती हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है? तो याद रखिएगा जो है चादरी अभ्रक के ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया जाता था? आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो दिया गया था किस कारण के लिए दिया गया था, किस सिद्धांत पर दिया गया था?
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्या है तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो याद रखिएगा कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वह क्या है तो क्या तो माइक्रोकोंडिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, एडस निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एडस जो होता है निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एडस जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। एडस जो होता है विषाणु को के द्वारा होता है। ये प्रश्न बहुत बार ही पूछा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्या तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, क्या तो दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या है? देखिए क्या तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ? तो देखिएगा यह जो है मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछ लें कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान की बलूचिस्तान में ही, पाकिस्तान की बलूचिस्तान में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगीर, जिसे आप राजगीर भी कहते हैं, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राजगिरी के सतपर्णी गुफा में यह बौद्ध संगीति संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में, 1912 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? 46 बता दिए, 47। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है? तो 48, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है? यह कौन सा व्यक्ति जो था यह बताया कि प्रतिदिन पृथ्वी घूमता है तो सूर्य उदय होता है और अस्त होता है? तो यह जो बताया था आर्यभट्ट ने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। ऑप्शन नंबर ये होगा। हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या? तो सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि जो है, सुवर्ण भूमि वह राजा है, वह राजा कौन है जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो यह जो था बालपुत्र देव था, बालपुत्र देव था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अपेक्षाकृत पुराना है तो खगरपुर की पहाड़ी, खगरपुर
क्या तो खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ? तो तबकाती नासिर में, तबकाती नासिर में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बख्तियार खिलजी तुर्क से आया था। बख्तियार खिलजी जो था तुर्क से आया था, एक मुस्लिम मुस्लिम आक्रमण था, मुस्लिम आक्रमण था। 1193 में, क्या बोले हैं, 1193 में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, नष्ट किया था। यह जो हमें जानकारी मिलता है तबकाती नासरी पुस्तक से मिलता है, जिसे मिनहाज, क्या तो मिनहाज सिराज द्वारा लिखा गया था, मिनहाज सिराज द्वारा लिखा गया है। तब पूछेंगे तबकाती नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज सिराज हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। शेख बाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? शेख बाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो यह जो थे सुहारवादी संप्रदाय के थे, सुहारवादी संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 202, 50 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया है? तो यह जो प्रश्न बिहार दरोगा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इसे एक बार पढ़िएगा, देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो देखिएगा जो ऑप्शन दिया है, एक है बहलोल लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है शेरशाह, चौथा है इस्लाम शाह। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह। क्या होगा? तो इस्लाम शाह। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 जो बोलता है, देखिएगा, हटाइए थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा। क्या तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिले के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है, 40 साल तक काम किया है। यह जो है विलियम फिंच हैं, विलियम फिंच हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा, अगर पूछेंगे विलियम फिंच के अनुसार, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ पोट्री के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे, 40 वर्ष लगे थे। और निर्माण में कुल जो रुपये लगे थे 5,000 से 10,000 लोगों ने, सॉरी, निर्माण में जो कार्य किए थे, कार्य हम बता रहे हैं, 5,000 से 10 लोग कार्य किए थे, 5,000 से 10,000 लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या होगा? तो 56। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं, कश्मीर के अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन है, सुल्तान जैनुल आबिदीन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्या तो फैरजी आंदोलन की शुरुआत, फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा देखिएगा 57 का, क्या बोले हैं, 57 का जो आंसर हुआ क्या बोले? तो फैरजी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, फैरजी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था किसने किया था? हाजी सरायतुल्लाह ने, हाजी सरायतुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई। आप इसे ध्यान क्वेश्चन नंबर देखिएगा
58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक क्या है? पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये प्रश्न कितने बार भी पूछा गया है या इसका गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो होगा दादा भाई नौरोजी हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन पूछेंगे यह जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1901 में प्रकाशित हुआ था, 1901 में प्रकाशित हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थूल रुद्ध देश है? अस्थूल रुद्ध देश कौन सा है? तो यह जो पूछा गया है अस्थूल रुद्ध देश कौन सा है? तो हंगरी जो है अस्थूल रुद्ध एक देश है। और हंगरी की जो राजधानी पड़ता है बुडापेस्ट पड़ता है। कहाँ? तो बुडापेस्ट पड़ता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। लेकिन विश्व में क्या बोले हैं? विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? तो निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कौन से क्षेत्र में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपाज है, पंपाज है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या? तो वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है? वह चीन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 कौन है? लेकिन अगर पूछेंगे कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व की निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यह जो होगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब है। कौन है? तो सऊदी अरब है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, दीनबंधु छोटू राम के थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है यमुनानगर हरियाणा में है, यमुनानगर हरियाणा में है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो यमुनानगर हरियाणा में है, यमुनानगर हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा? तो देखिएगा 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो सम वर्षा कहलाती हैं, सम वर्षा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, 65 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित होता है? भारत द्वारा निर्मित होता है। तो कलपक्कम है। कौन है? तो कलपक्कम है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछेंगे कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। नारोरा उत्तर प्रदेश में, नारोरा उत्तर प्रदेश में है। कुंडलकलम क्या? तो कुंडलकलम कहाँ है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में
दक्षिण भारत में स्थित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पाल घाट है। कौन है? तो पाल घाट है। अब पाल घाट दर्रा जो है केरल प्रदेश द्वारा का में है। क्या बोले हैं? पाल घाट दर्रा को केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पाल घाट दर्रा को केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई किस क्षेत्र में पड़ता है? तो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। क्या है? तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? तो विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा 70 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। क्या? तो अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में है? अलास्का जो है किस देश में स्थित है? यह अमेरिका में। सारा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा है। कौन है? तो सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। जनसंख्या, क्या बोले हैं? जनसंख्या देखिएगा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश जो है किसे निर्दिष्ट करता है? तो 74 का जो होगा किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्या? तो केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कलारिपायटू। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेंगे केरल में कौन सा नृत्य होता है? तो कथकली होता है। केरल में कथकली नृत्य वो होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है माउंट आबू में है। माउंट आबू पर्वत में है। माउंट आबू पर्वत में है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से अगर पूछेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आनंद मठ पुस्तक से लेकर लिखा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। सूर सागर क्या है? सूर सागर क्या है? सूर सागर जो है एक सूरदास की काव्य रचना है। सूर सागर जो है सूरदास की एक काव्य रचना है। और सूरदास जो है ब्रज भाषा के महाकवि थे। कौन भाषा के? तो ब्रज भाषा के महाकवि थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो याद रखिएगा यह जो है गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बाकी शांति साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। सुब्रतो कप
किस खेल से संबंधित हैं? सुब्रतों का जो है किस खेल से संबंध है? तो यह जो है शतरंज से संबंध है, शतरंज से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पूछा है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है। कहाँ? तो वियना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। क्या? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। क्या? तो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह जो है मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ? तो मिजोरम में मनाया जाता है। 83 का जो होगा, एक मिनट देखिएगा, नागालैंड में। कहाँ? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाए जाने वाले त्यौहार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हॉर्नबिल और क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो यह महोत्सव है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84। यहाँ पूछा है NSDL का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85। भास्कर की लीलावती, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल्य पाठ है? मानक मूल्य पाठ है। तो याद रखिएगा 85 जो होगा गणित। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86। क्या? तो वाक जस्ट टू इट किस कंपनी से संबंधित है? किस कंपनी से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा यह जो होगा 86 जो होगा ऑप्शन नंबर डी नाइक से संबंधित है। नाइक से संबंधित है। 87 देखिएगा। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली आप जानते हैं कि अपना बिहार में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया? भारत ने हाल ही में किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो से। किसे? तो पोलियो से किया है। 11 फरवरी 2014 को ही, 11 फरवरी 2014 को ही। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। 15वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह जो है वियतनाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90। क्या? तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है जो DRDO द्वारा विकसित किया गया था? मुंत्रा है। क्या? तो मुंत्रा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्ष गठन 2017 के किस महीने में थी? किस महीने में थी? तो याद रखिएगा मार्च में थी। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्ष गठन 2017 में किस महीने में थी? तो मार्च में थी। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो यह जो होगा दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। निम्न में से किस राज्य सरकार ने क्या? तो बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? कौन सा राज्य है जो बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान के लिए फैसला लिया है?
वह कर्नाटक राज्य। कौन है? तो कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? 2020 का ओलंपिक खेल आयोजन होने जा रहा है। तो याद रखिएगा यह जो है टोक्यो में। कहाँ? तो टोक्यो में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा क्या? तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 95 का जब होगा ऑप्शन नंबर सी 1953 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 96 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? तो यह जो है तरंगदैर्घ्य की जो इकाई होता है एंगस्ट्रम होती है। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। आवृत्ति को किसी में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है भारत की निम्न राज्यों में से किसी चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ट्राइंगलस क्या? तो ट्राइंगलस क्या है? ट्राइंगलस जो एक वसा है। ट्राइंगलस क्या है? तो एक वसा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य जो है 20 से 2000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि सुन सकता है। ध्वनि सुन सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा जो प्रश्न 2019 में पूछा गया था वही हम इस वीडियो में करवा दिए हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सॉरी क्या? तो 2018 26/8/2018 का प्रश्न हम इस वीडियो में करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो से जितने भी आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगे आपको इसी वीडियो में वे सभी आपको याद हो जाए। अब मिलती है एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।